विद्यार्थियों एक बार पुनः स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता रेलवे कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, भाग 6 का के माध्यम से आपने पोटेंशियोमीटर अर्थात व्योममापी के विषय में शुरुआती जानकारी प्राप्त की है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको पोटेंशियोमीटर के जो मेन 2 एप्लीकेशंस हैं उनके विषय में जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, ये थ्योरी के हिसाब से आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद मैं वैद्युत धारा की संख्यात्मक प्रश्नोत्तरी के रूप में अगली श्रृंखला शुरुआत करूँगा। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पोटेंशियोमीटर देखिए विद्यार्थियों, कल भी आपने देखा था लास्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर शो किया गया है। उसमें आपको मेन ध्यान देना है, प्राइमरी सर्किट होता है वो हमेशा एक जैसा बना रहेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली जो आपका सर्किटिंग होता है उसमें बैटरी, कुंजी और आरएच मतलब धारा नियंत्रक, इनका स्थान बिल्कुल नहीं बदलना है। बाकी जो सेकेंडरी सर्किट होता है, द्वितीयक परिपथ, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। और विद्यार्थी ये देखिए आपके चैप्टर की रूपरेखा, और ये सभी टॉपिक आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। आज का ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है इसमें आप पोटेंशियोमीटर के जो मेन 2 एप्लीकेशंस हैं, और दोनों ऐसे एप्लीकेशन जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनका आप अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, कल आपने मतलब लास्ट वीडियो में कल आपने देखा था पोटेंशियोमीटर, और आज मैं आपको जो है पोटेंशियोमीटर के जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो आपको बताऊँगा। ओके, नंबर 1, नंबर 2 के फॉर्म में। नंबर 1 जो होगा वो किसी भी दिए गए प्राथमिक सेल लेक्लांशियन सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी होगी। और दूसरा जो आपका उपयोग होना है एप्लीकेशन, उसमें आपको बेसिकली किन्हीं 2 दिए गए प्राथमिक सेलों लेक्लांशियन और डेनियल के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होगी। विद्यार्थियों, इन टॉपिक के अलावा आपको देखना है कि पोटेंशियोमीटर किस प्रकार से श्रेष्ठ है वोल्टमीटर की अपेक्षा। ओके, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, ये आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। ये पोटेंशियोमीटर देखिए, आपने कल भी देखा था इसको, और इसको आपको सर्किटिंग प्रॉपरली आनी चाहिए। और आज हम लोग इसका जो मेन एप्लीकेशन समझने वाले हैं। और उसके पहले आपको मैं फिर बता दूं कि ये जो बिंदु ए होता है और यहाँ पे बिंदु बी हम लोग ले लेते हैं। ये एक मीटर पैमाना, मीटर स्केल बना होता है लगभग 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का। और ये जो तार बने होते हैं कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, जो कि एलॉय के फॉर्म में होते हैं, उन मिश्र धातुओं से बने होते हैं। इनकी संख्या 4 से लेकर 12 तक हो सकती है, मतलब 4 मीटर से लेकर 12 मीटर। और जितनी अधिक लंबाई होगी पोटेंशियोमीटर में यूज किए गए प्रतिरोधक तारों की, पोटेंशियोमीटर उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये तो बेसिक्स हो गए। अब मैं आपको आज जो मेन टॉपिक है उसके एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ। एक बार पुनः पोटेंशियोमीटर का जो मेन सर्किटिंग है वो चेक कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इतना जो सर्किटिंग होता है, ये पूरा आपका बेसिक परिपथ है, प्राइमरी सर्किट, जिसमें बेसिकली एक रियोस्टेट, एक आपका बैटरी, कुंजी भी लगाते हैं, कुंजी इसमें नहीं शो किया गया है, और बाकी नीचे का जो पोर्शन होगा वो सेकेंडरी परिपथ में आ जाता है। ओके, पोटेंशियोमीटर देखिए लैब में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ सकता है। ओके, और देखिए यहाँ भी एक मीटर पैमाना ये बना हुआ है, लगभग 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबाई का। और ये जो आप शाइनिंग मेटल्स देख पा रहे हैं, ये कॉपर का हो सकता है, क्योंकि कॉपर एक्चुअली एक बढ़िया चालक माना जाता है। इसलिए चूँकि उसका प्रतिरोध लगभग 0 मान सकते हैं, इसलिए आप उसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों, हम लोग आज सीखने वाले हैं 2 जो मेन एप्लीकेशंस हैं, 2 इसके जो उपयोग हैं, अनुप्रयोग पोटेंशियोमीटर के, वो हम लोग सीखने वाले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला इसका एप्लीकेशन है वो 2 दिए गए प्राथमिक सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए कहा गया है। हाउ यू कैन कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। और दोनों जो सेल होंगे वो प्राथमिक सेल होंगे, उसमें बेसिकली एक लेक्लांशियन सेल और दूसरा डेनियल सेल।
तो विद्यार्थियों, हम लोग पहले इसका सर्किटिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आपका सर्किटिंग आपके सामने ये बना हुआ है, इसको आपको देख लेना है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि कौन इसमें चीज़ क्या कहाँ पे जोड़ी गई है। और उसके पहले मैं अपना स्थान चेंज कर लूँ। अब ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये पूरा पूरा आपका पोटेंशियोमीटर शो किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो है 1 2 3 4 मीटर इसकी लेंथ है, जिसमें कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन एलॉय के रूप में जो है प्रतिरोधक तार यूज किए गए हैं। ओके, और इसके अलावा देखिए ये जो येलो फॉर्म में दिखाया गया ये आपका मीटर स्केल हो जाएगा, लगभग 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ओके, और ये जो आपके कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन मिश्र धातु के जो तार होते हैं, जो कि इसे माइका के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें आपके ये संयोजक या कनेक्टिंग पेंच होते हैं। इन कनेक्टिंग पेंच के द्वारा जो है इन कॉन्स्टेंटिन पोटेंशियोमीटर की रूपरेखा हो गई है। ठीक है ना। उसके अलावा देखिए ये जो मेन एक संचायक बैटरी शो की गई है, और ये बैटरी जो है सप्लायर होगा, जो कि इस परिपथ में लगातार करंट का फ्लो करता रहेगा। और ये देखिए दो सेल दिखाए गए हैं, दोनों प्राथमिक सेल दिखाए गए हैं। पहला जो ये है E1 के फॉर्म में, वो आपका लेक्लांशियर सेल है, और नंबर 2 पे ये दिखाया गया ये आपका डेनियल सेल है। यही वो दो सेल हैं जिनका आपका वैद्युतवाहक बलों की तुलना करनी है। यू हैव टू कंपेयर द values of E1 and E2 of given two cells. Okay, that the first one is the Lagrangian, second one is the Daniell. Okay, और विद्यार्थियों देखिए इसमें ये एक कुंजी ये शो की गई है, दूसरी कुंजी यहाँ दिखाई गई है। दोनों में आपको अंतर समझ लेना है। एक्चुअली ये जो कुंजी है ये एकल मार्गी है, वन वे कुंजी, और ये जो है ये द्विमार्गी कुंजी होती है। द्विमार्गी कुंजी का मतलब है कि आप इस कुंजी के माध्यम से दोनों सेलों को एक ही परिपथ के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो कुंजी लगाई गई है ये हमेशा ऑन रहेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका प्राइमरी सर्किट होगा, प्राथमिक परिपथ, उसमें मेन रूपरेखा किसकी होगी। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये पोटेंशियोमीटर, ये पूरा सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम में इसका बिंदु ए, ये इसका बिंदु ए हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये इसका बिंदु ए है, ये इसका बिंदु बी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको जो भी ए और बी पॉइंट दिखाए गए हैं इनके अक्रॉस क्या क्या जोड़ना है। ओके, तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि एक बैटरी, ओके, और एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। ओके, ये तीन चीज़ें आपकी जो होती हैं वो प्राथमिक सर्किट या प्राइमरी सर्किट में आती हैं, प्राथमिक परिपथ में। इन तीनों के शेड्यूल में जोड़ देना है। उसके अलावा आप विद्यार्थियों ये गौर करना है कि आपको E1 का प्लस, ओके, E2 का प्लस, और इस संचायक बैटरी का प्लस, तीनों को ए पे लाना है। आप अगर गौर करते हैं तो यहाँ देखिए तीन तार दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से निकल के एक तार इसमें गया है, एक तार डेनियल के प्लस में गया है, और एक तार जो होगा वो लेग्रांजियन के प्लस में गया है। ओके, तो ये तीनों जो तार हैं जो कि धन सिरे हैं तीनों सेल के या बैटरी के, ये आपको पोटेंशियोमीटर के बिंदु ए पे लाना है, यहाँ पे आना है। ठीक है ना। और ध्यान देना है कि दोनों सेलों के निगेटिव, ओके, दोनों सेलों के निगेटिव, मतलब इसका निगेटिव, E1 का निगेटिव और E2 का निगेटिव, इनको आपस में ज्वाइन करके दिखाना है द्विमार्गी कुंजी के साथ में। ओके, तो ये परिपथ इस प्रकार से देखिए बन रहे हैं। और इन परिपथों को आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि लैब में इनको आपको स्वयं जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से इसका E1 का निगेटिव, E2 का निगेटिव, दोनों को आपस में कनेक्ट करके आपको जोड़ना है। डबल वे की में द्विमार्गी कुंजी के साथ में जोड़ देना है। ओके, और कुंजी का जो
सेकंड सिरा होगा वो जाएगा एक गैल्वेनोमीटर के साथ में। देखिए ये तार यहाँ से निकाला गया है, फिर यहाँ से आके इसके साथ में जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया है। और इसका जो दूसरा सिरा है वो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जोड़ दिया है। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा सिरा है वो जोड़ दिया है जॉकी में। अब आपको जॉकी भी देख लेना है विद्यार्थियों। जॉकी देखिए ये इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ओके, दिस इज द जे पॉइंट। अब इसी जॉकी तार को जो है जब हम लोग को जॉकी को यूज करना होता है तो इस कांस्टेंटन के तार पे हम लोग इसको स्लाइड कराते हैं, ओके। एक बार इसको आप ऐसे देख लें। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कांस्टेंटन का जो तार होता है उस पर आपको ये जॉकी स्लाइड करानी है, ओके। और उसके लिए तरीका क्या होता है कि जैसे सर्किटिंग होने के बाद आप शून्य से चालू करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे, स्लाइड कराते जाएंगे, और जैसे ही जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो शून्य पे आ जाएगी। देखिए अभी ये बाईं तरफ दिखाई पड़ रहा है, और आपको ये ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर की सुई हमेशा जो है शून्य है। शून्य इसका बिल्कुल सीध में होता है, ऐसे इसका शून्य है, ओके। और यही आपको कोशिश करनी है विद्यार्थियों कि जॉकी के माध्यम से आपको कांस्टेंटन के उस बिंदु की प्राप्ति करनी है जिस बिंदु पर आपका गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाए, ओके। तो विद्यार्थी ये मेन सर्किटिंग हो गया है, और मेन चीज़ें आपको समझ लेनी है। ये आपका अमीटर देखिए यूज़ होता है, लेकिन आप देखेंगे जब लैब में जाएंगे तो बेसिकली अमीटर का यूज़ आप करेंगे नहीं, क्योंकि बिना अमीटर के भी काम चल जाता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के इस्तेमाल करने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपका पोटेंशियोमीटर, ये आपका संचायक बैटरी, ये आपका रियोस्टैट और कुंजी, ओके। एक तरफ ये हो गया प्राइमरी सर्किट में। द्वितीयक सर्किट में आप दिखा सकते हैं E1 E2 द्विमार्गी कुंजी, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये आपका गैल्वेनोमीटर और साथ में जॉकी। तो ये विद्यार्थियों ये मेन आपका सर्किटिंग हो गया है। आपको यहाँ पे मेन क्या करना है कि दो दिए गए प्राथमिक सेलों अर्थात डेनियल और लेक्लांशे के जो वैद्युत वाहक बलों हैं उनकी आपको कंपेयर करनी है, तुलना करनी है, ओके। और फिर आगे देखें, इसमें देखिए थ्योरी शो की गई थोड़ी सी, और थ्योरी में आपको केवल दिखा देता हूँ, इसको आप स्वयं पढ़िएगा जो लिखा हुआ है, और मैं इसके बाद ये जो नीचे डायग्राम शो किया गया है उस डायग्राम को स्पष्ट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद हम थ्योरी फिर देख लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पहला काम आपको क्या करना है वो समझ लें। और सबसे पहले तो आपको जो प्राथमिक परिपथ है प्राइमरी सर्किट उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, चाहे पोटेंशियोमीटर का मेन एप्लीकेशन हो या उसका मेन फंक्शन हो, आपको प्राइमरी सर्किट में कोई बदलाव नहीं करना है, ओके। तो ये इतना पोर्शन आपका पोटेंशियोमीटर शो किया गया है। पोटेंशियोमीटर मतलब विभवमापी, ओके, जैसे मैंने आपको भी ऊपर दिखाया हुआ था। के साथ में देखिए आप बिंदु ए और बी को देख पाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो आपका ए बिंदु है ये एक ऐसा जोड़ है, जंक्शन है, जिसमें सारे धन सिरे ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स विल मीट एट पॉइंट ए। बिंदु ए पर जितने भी धन सिरे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे बिंदु ए पे देखिए, एक तो मेन जो बैटरी है संचायक बैटरी उसका प्लस ए पे आ रहा है। ये एक सेल देखिए जिसका हमें वैद्युत वाहक बल कंपेयर करना है E2 के साथ में। E1 का प्लस देखिए इसमें आया है, E2 का प्लस भी ए में आया हुआ है, ओके। और बैटरी जब हो जाती है तो इसका बैटरी का नेगेटिव गया कुंजी में, अब कुंजी का दूसरा सिरा गया है आपके रियोस्टैट में, ओके। ये जंक्शन ये पॉइंट जुड़ेगा, ये पॉइंट जुड़ जाएगा, ओके। विद्यार्थी इतना पोर्शन आपका जो है ये प्राइमरी सर्किट है,
ये आपका प्राथमिक परिपथ है, और इधर का जो पूरा पोर्शन आप देख पाएंगे ये पूरा आपका सेकेंडरी परिपथ हो जाएगा। ओके, ये प्राइमरी हो गया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब आपने दोनों सेलों के प्लस को बिंदु ए पे अटैच कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों के माइनस को अलग अलग कुंजियों से न जोड़ करके एक द्विमार्गी कुंजी के द्वारा अटैच करते हैं, जो कि यहाँ पे K2 की फॉर्म में दिखाई गई है। एक यहाँ देखिए K1 ये बना था, K2 यहाँ दिखाया गया है। ओके, अब आपको कुंजी K2 के द्वारा एक गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर शो किया गया है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है वो जाएगा जॉकी में। जॉकी जो कि इस कॉन्स्टेंटन के तार पर स्लाइड कर सकता है, खिसक सकता है। ठीक है, तो ये परिपथ हो गया। ये आपका देखिए मीटर स्केल शो किया गया है, मीटर पैमाना 1 मीटर इसकी लेंथ होनी है, ये आपको पहले ही बताया गया है। ओके, देखिए विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट शो किया गया है। इसके विषय में जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है, और जानकारी ये है कि जब आप शुरुआत में जॉकी को बिंदु ए से स्पर्श कराते हैं। ओके, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यदि मैं गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जॉकी में जोड़ के पहले इसको बिंदु ए के आसपास ले जाऊं और यहाँ से इसको खिसकाते हुए नीचे ले आऊं, लेकिन चलिए शंट की हम लोग बात बाद में कर लेंगे। अभी मैं आपको फ़िलहाल सर्किटिंग होने के बाद परिपथ की पहचान कैसे करनी है कि परिपथ आपका बिल्कुल दुरुस्त जुड़ा हुआ है। ओके, द परफेक्शन ऑफ द सर्किट शुड बी डिफाइंड। आपका जो परिपथ है जो आपने जोड़ा हुआ है कितना शुद्ध है उसकी आप जांच कर लेनी है। और जांच के लिए देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको शुरुआत में देखिए जो आपका जो प्राथमिक परिपथ है वो आपको पूरा दुरुस्त कर लेना है। ओके, उसके बाद जॉकी जो कि गैल्वेनोमीटर से होके आ रहा है, जॉकी को पहले आपको बिंदु ए पे टच कराना है यहाँ पे। ओके, अब आपको गैल्वेनोमीटर को शो करना है। गैल्वेनोमीटर की सुई जो है एक दिशा में बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक, और अब जब पुनः बिंदु बी टच कराते हैं, ओके, जॉकी को पहले ए पे टच कराया तो ये विक्षेप बन गया है। अब बी पे टच कराएंगे तो बी पे टच कराने का मतलब है कि हम लोग का विक्षेप ऐसे हो जाएगा उल्टी दिशा में। मतलब कुल मिला के बिंदु ए और बिंदु बी दोनों बिंदु जो दिखाए गए हैं, दोनों बिंदुओं पे विक्षेप की जो दिशाएं होंगी वो पृथक पृथक होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में। यदि ए के द्वारा ए पर टच कराने पे दाईं ओर होगा तो बी पे टच कराने पे बाईं ओर होगा। यदि ए पे बाईं ओर होता है तो बी पे दाईं ओर होना चाहिए। ओके, यदि ऐसा होता है इसका मतलब आपका जो सर्किट है वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, उसमें कोई भी अड़चन कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, मतलब यदि आप गैल्वेनोमीटर को ए पे टच कराते हैं और फिर बी पे टच कराते हैं, ओके, उसके बाद भी यदि गैल्वेनोमीटर की सुई एक ही दिशा में विक्षेपित होती है, ओके, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपका जो परिपथ है वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है जोड़ने में। कोई परिपथ का जो कनेक्टिंग वायर है लूज है, या सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में हिंट किया हुआ है, और उसमें क्या था विद्यार्थियों, मैंने आपको ये बताया था कि ये तभी हो सकता है जबकि आपका ये जो बैटरी है B1, यदि ये B1 E1 और E2 की तुलना में कमज़ोर है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। B1 मैंने आपको ये कहा कि यदि E1 E2 यदि मान लीजिए 4-6 वोल्ट के हैं तो आपका जो B1 होना चाहिए वो इससे ज़्यादा लगभग 10 वोल्ट या 12 वोल्ट का होना चाहिए। किसी भी सूरत में E1 E2 जो सेल यूज किए गए हैं इनके विद्युत वाहक बल B से या B1 से बड़े ना हो।
ओके। जब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो विक्षेप है वो प्रॉपर तरीके से होगा। आप परिपथ की जांच प्रॉपरली कर सकते हैं और उसके बाद पाठ्यांक या जो रीडिंग्स होती हैं वो भी बिल्कुल आपके अनुकूल आएंगी। तो विद्यार्थी, ये तो एक डिज़ाइन हो गया है और मैं आपको एक बार थ्योरी पढ़ के जल्दी जल्दी बता दूं कि एक्चुअली इसमें क्या शो किया गया है, ताकि आप इसको तैयार कर सकें और लैब में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दो सेलों के आप चूँकि जानते हैं कि आप यहाँ पे दो सेलों के वैदिक वाहक बलों की तुलना करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए बी के सिरे ए को संचायक सेल B1, दोनों जो आपके एक्सपेरिमेंटल सेल हैं उनके प्लस सिरे को मतलब लेक्लांशियल सेल E1 की कार्बन छड़ होगी और E2 की तांबे की छड़, इनसे जोड़ देते हैं। दोनों सेलों के माइनस सिरों को द्विमार्गी कुंजी K2 जोड़ते हैं और K2 का जो दूसरा सिरा होगा इसको आपको जोड़ना है एक शंट युक्त गैल्वेनोमीटर से। ओके। और उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा होगा वो जॉकी जे से जोड़ा जाएगा। और प्राथमिक परिपथ में जब आप बात करते हैं तो प्राथमिक परिपथ में संचायक सेल B1 के माइनस सिरे को धारा नियंत्रक RH, कुंजी K1 और संयोजक पेच B से हम लोग अटैच कर देते हैं। तो विद्यार्थी, ये आपकी थ्योरी है। ये थ्योरी जो मैंने आपको अभी नीचे इसका डायग्राम कर दिया, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिरा है ये बंधा हुआ है। ओके, ये सिरा बंधा हुआ है, इसका मतलब ये सिरा कनेक्टेड है। ओके, इसको आपको लूज नहीं दिखाना है। ठीक। अब विद्यार्थियों देखिए, शंट के विषय में आपको बता देता हूँ। शंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके। तो विद्यार्थियों, मैं आपको शंट के विषय में बता देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शंट इसमें शो किया गया है विद गैल्वेनोमीटर। इसका मेन फंक्शन होता है, उसको आपको समझ लेना है। ओके। उसका मेन फंक्शन देखिए ये होता है कि जब आप गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़े गए जॉकी को बिंदु ए से स्पर्श कराते हुए नीचे ले आते हैं। ओके। और आपको जैसे लगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई है वो इस अवस्था से होते हुए धीमे धीमे शून्य की ओर बढ़ रही है, तो जैसे ही शून्य विक्षेप आप प्राप्त करने वाले हों वैसे ही आपको शंट को हटा देना होता है। शंट को लगाने का लाभ ये है कि गैल्वेनोमीटर की सुई होती कभी कभी बहुत तेज़ी से घूमती है और आपके थोड़ा सा अवेयर न होने से गैल्वेनोमीटर की सुई जो है टूट जाती है, फिर वहाँ पे खट से जाके रुक जाती है और फिर बाकी पुनः अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाती है। तो शंट एक्चुअली गैल्वेनोमीटर की सुई की सुरक्षा के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर के जो परिपथ अंदर का जो इंटरनल परिपथ है उसकी सुरक्षा के लिए होता है। इसलिए जब आप शून्य विक्षेप की अवस्था को प्राप्त करने वाले हों तो निश्चित रूप से आपको शंट के तार को गैल्वेनोमीटर से अलग कर देना चाहिए। ओके। तो इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, इसकी जांच के लिए बोला गया है। परिपथ की जांच कैसे करनी है आपको देखिए बताया गया है। ओके। देखिए जांच मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखते रहिएगा। बाद में मैं आपको एक बार फिर से इसकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। तो पहले आप ये समझ लें, एक तो ये जो सर्किटिंग छूटा हुआ है इसको आप जोड़ लें, ये जुड़ा रहेगा। ओके। और उसके बाद देखिए क्या होना है उसको आप समझें। तो देखिए विद्यार्थी, ये आपका प्राथमिक सर्किट है, इधर का आपका सेकेंडरी परिपथ है ये पूरा। ओके। और पहले आपको चेक कर लेना कि आपका जो परिपथ है उचित ढंग से जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया है। तो इसके लिए आप क्या करना है उसको आपको समझ लेना है। प्राथमिक सर्किट को आपको जोड़ने के बाद जब आप द्वितीयक परिपथ में जब आप E1 सेल, E1 का मतलब आपका यहाँ पे है लेक्लांशे,
E1 सेल को ऑन करते हैं। E1 सेल तभी ऑन होगा जब आप कुंजी ए को ऑन करेंगे, इसको प्लग इन करेंगे। ओके, जब आपका कुंजी ए प्लग इन हो जाएगा, प्लग्ड हो जाएगा, तब आपका E1 जो है वो फंक्शन में आ जाता है। और E1 जब फंक्शन में आ जाता है तो ये परपथ देखिए ऐसे चलेगा, ये इधर, यहाँ से इधर, ये, और फिर ये चौकी देखिए। ओके, तो विद्यार्थियों आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ए को प्लग इन करते हैं और जॉकी के तार को पहले बिंदु ए पे लाते हैं, और उस समय आप गैल्वेनोमीटर का विक्षेप चेक करना है, एक दिशा में होना चाहिए, और फिर आपको बी पे टच कराना है जॉकी को। उस समय आपको गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में विक्षेपित होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपका परिपथ ठीक है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब निश्चित रूप से आपका परिपथ कहीं न कहीं गलत ढंग से जोड़ा गया है। हो सकता है कि परिपथ में आपके जो सेल हैं उनके जो पोलैरिटीज़ हैं वो डिफरेंट जोड़ दी गई हों। हो सकता है कि परिपथ में कोई संयोजक तार हो वो कहीं न कहीं मिस हो रहा हो या लूज तरीके से जोड़ा गया हो, या सबसे बड़ा जो कारक हो सकता है कि जो आपने B1 यूज़ किया है वो कुछ कमज़ोर है E1 E2 की अपेक्षा। मैंने आपको पहले भी कई बार देखिए विद्यार्थियों आगाह किया हुआ है कि जो आप B1 यूज़ करेंगे संचायक बैटरी, ये हमेशा E1 E2 के मान से ज़्यादा होना चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे E1 लेक्लांशे का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है और E2 डेनियल 1.2 वोल्ट होता है, और यह आपको जो संचायक बैटरी है ये कम से कम 6 से 12 वोल्ट होती है। ओके, लेकिन प्रॉपर तरीके से चार्ज होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से अगर चार्ज है इसका मतलब आपका सर्किटिंग ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। और निश्चित रूप से ये जो दिक्कत आ रही थी गैल्वेनोमीटर की सुई जो उल्टी दिशाओं में या विपरीत दिशाओं में विक्षेपित नहीं हो रही थी, वो अब दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो विद्यार्थी सर्किटिंग के बाद आपको शुरुआत करनी है प्रैक्टिकल की। देखिए विद्यार्थियों, शुरुआत में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। आपका चूँकि पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 से शो किया गया है, E1 बराबर KL1 होता है और E2 बराबर KL2 होता है। दोनों को भाग कर लेना है तो आपका जो E1 अपन E2 का मान मिल जाएगा। अब कैसे करना है देखिए, अब चूँकि दो सेल दिखाए गए हैं E1 E2 के फॉर्म में, तो पहले आपको E1 को लेके चलना है। आपको A को ऑन कर लेना है, प्लग इन करना है, और B को ऑफ रखना है। ओके, A को ऑन कर लिया है, A को ऑन किया और B को ऑफ कर लिया, बंद कर लिया। ओके, तो इस कंडीशन में जो करंट होगा वो इस प्रकार से E1 के थ्रू फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर में आएगा। गैल्वेनोमीटर चूँकि जुड़ा है जॉकी से, और जॉकी को हम लोग जब A से स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम लोग शून्य की ओर बढ़ते हैं, ओके, शंट को हटा लेना है। ओके, शून्य छेद की प्राप्ति के समय शंट को हटा लेना है। और यदि मान लीजिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू जोड़े गए जॉकी को यदि मैं यहाँ पे शून्य की स्थिति प्राप्त करता हूँ इस बिंदु पर, ओके, तो फॉर्मूला क्या था, E1 बराबर KL1। ओके, अब L1 कितनी है, तो L1 की जो माप होगी वो बिंदु A से नापी जानी है। A से नाप सकते हैं, यहाँ से लेके ये कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, फिर वापस आना है ये कितना हुआ, और इसके लिए आपको मीटर पैमाना चेक करना पड़ेगा। 10, 20, 30, 35, 36, लगभग 36 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो यदि हम लोग A1 को ऑन करते हैं तो A1 को ऑन करने का मतलब है कि E1 आपका फंक्शनल हो जाएगा, E2 आपका इस समय निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और E1 अगर फंक्शन है तो करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा जॉकी के द्वारा, जो हम लोग इसको शून्य विक्षेप यहाँ पे बनता है, और ये भी स्थिति अगर नापते हैं तो ये लगभग 136 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये तो एक एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, आपको लैब में क्या स्थिति बनती है वो तो अलग की बात है, आप वहाँ इसको चेक करेंगे। तो E1 बराबर 136 K1, देखिए ये बन गया है K1 नहीं K केवल,
क्योंकि फॉर्मूला क्या था, E1 बराबर के L1, तो यहाँ पे L1 जो है वो 136 हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड चांस में ध्यान देना विद्यार्थियों, सेकेंड चांस में आपको E2 को ऑन करना है, E1 को ऑफ करना है, तो ए कुंजी को ऑफ कर लेना है, बी कुंजी को ऑन कर लेना है। बी कुंजी ऑन करने का मतलब है कि आपको बी कुंजी को प्लग इन करना है, प्लग्ड। ओके, जब ये प्लग्ड हो जाएगा इसका मतलब करंट अब ऐसे फ्लो करेगा इस प्रकार से। ठीक है, और ये पोर्शन आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी इस समय E2 सेल की प्रधानता होगी, E2 जो कि डेनियल के फॉर्म में जोड़ा गया है। अब ये जो करंट होगा कुछ ऐसे पास करेगा, इस प्रकार से आएगा, और फिर आप जॉकी को शून्य की स्थिति प्राप्त करनी है, जॉकी के द्वारा गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य की स्थिति प्राप्त दिखानी है। तो ए से हम लोग स्पर्श कराएंगे, और फिर से जब इसका शून्य कहीं भी आ जाएगा तो उसको आपको नोट कर लेना है, वो आपका लेंथ L2 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, आपने पहले E1 निकाल लिया है, K इंटू L1 जो भी आया 136 140 जो भी आएगा, और आपको फिर E2 निकाल लेना है। E2 का मतलब KL2। ओके, दोनों में K का मान समान चलेगा, क्योंकि K का मतलब है विभव प्रवणता, इसका मान नहीं बदलना है। और फिर जब दोनों को भाग करेंगे तो E1 अपॉन E2 का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा L1 अपॉन L2। ओके, बस यही काम करना है। जब आपका E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 के फॉर्म में निकल आता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थ्योरी क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको हम लोग जाँच कर लेते हैं। देखिए इसमें पहले ही बोला गया कि जो आपको पहले चेक कर लेना है, परिपथ का जांच कर लेनी है। ओके, जांच करने के लिए जो है K1 को तो ऑन हमेशा रखना है विद्यार्थियों। द्विमार्गिक कुंजी में K2 में आपको A को प्लग इन करना है, क्योंकि लैग्रांज को ऑन करना है, डेनियल को ऑफ कर लेना है। जॉकी को जो है पोटेंशियोमीटर के प्रथम अंतिम सिरों पर दबाना है, दिशाएं देखनी है। उल्टी दिशा में आता है इसका मतलब परिपथ दुरुस्त है, ठीक है। अगर एक ही दिशा में छेप है इसका मतलब परिपथ में कहीं ना कहीं गलती है, त्रुटि है। इस त्रुटि की जांच करते हैं, ठीक है ना, और जांच करने के बाद इसको ठीक करके पुनः परिपथ में विक्षेप को देखते हैं। अगर उल्टी दिशाओं में है इसका मतलब परिपथ ठीक है। और यहाँ कुछ कारण भी देखिए बताए गए, किस कारण से जो है आपका जो विक्षेप है वो एक ही दिशा में आता है, उसका कारण भी देखिए बताया गया है। अब आपको बेसिकली क्या करना है कि जॉकी लैग्रांज सेल के लिए जॉकी को तार पर खिंचकाकर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए इसमें लिखा भी गया विद्यार्थियों, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि शून्य विक्षेप की अवस्था के समीप पहुंचने पर गैल्वेनोमीटर से शंट को हटा लेना है, और ठीक शून्य विक्षेप की स्थिति में आपको यथार्थ स्थिति प्राप्त कर लेनी है। और यदि ए से शून्य विक्षेप तक की जो लंबाई है, दूरी है, वो L1 है, तो E1 बराबर KL1। ओके, E1 का मान जो है वो KL1 के इक्वल हो जाएगा। K का मतलब है तार में विभव प्रवणता, पोटेंशियोमीटर के तार में विभव प्रवणता। ओके, तो विद्यार्थी ये तो आपका हो गया लैग्रांज का। अब ऐसे ही आपको इक्वेशन फर्स्ट बना लें इसको, ऐसे आपको दिखाना है डेनियल के लिए। मैंने आपको सब कुछ ऊपर डायग्राम में शो कर दिया है, केवल इसमें मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ पुनः। ओके, तो आपको डायग्राम को सामने बना के रखना है, और ये जो थ्योरी दी गई है उनको आपको अप्लाई करना है, ताकि आप भली प्रकार से लैब में जब पहुँचें तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। देखिए ऊपर मैंने K2 कुंजी को ऑन किया था, उसके A प्लग को प्लग इन किया हुआ था। इस समय A की जगह पे हमें B प्लग को ऑन करना है, और चूँकि आप जानते हैं कि प्लग B जो है वो डेनियल सेल से जुड़ा हुआ है, तो इस समय डेनियल सेल ऑन हो जाएगा। ओके, और हमें तार पर पुनः जॉकी की सहायता से गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त कर लेनी है। यदि तार के सिरे A से शून्य विक्षेप बिंदु B तक की दूरी L2 है तो E2 बराबर KL2। जैसा कि आपके ऊपर पहले फर्स्ट बना था, क्या बना था, E1 बराबर KL1, ये फर्स्ट हो जाएगा। और अभी क्या बना है, अभी आपका बना है E2 बराबर KL2।
ओके। E1 जो है लैग्रांशियन सेल के लिए था, ध्यान देना है, और E2 जो है वो आपका डैनियल सेल के लिए हो जाएगा। दोनों ही प्राथमिक सेल हैं, दोनों ही एक अक्सर लैब में प्रयुक्त होने वाले सेल होते हैं। ओके, तो आपने E1 अपॉन E2 निकाल के L1 और L2 को भाग करके जो मान है वो प्राप्त कर लिया है। ओके, तो इस प्रकार से विद्यार्थी कोई भी अगर प्राथमिक सेल आपको दिया जाए और यदि आपको कंपेयर करने को बोला जाए, दोनों सेलों के वैद्युताहक बलों की तुलना करने के लिए कहा जाए, तो आपको निश्चित रूप से दिखना चाहिए, आपको सर्किटिंग प्रॉपर्ली आना चाहिए। और जैसे कि मैंने एक डायग्राम देखिए नीचे शो किया हुआ है, उसको भी आपको मैं दिखा दूं कि किस प्रकार से एक परिपथ जो कि लैब में जोड़ने के बाद आपको परिपथ ठीक है। ओके, तो इसको आप थोड़ा समझ लें, और क्योंकि आगे चल के आपको लैब में अप्लाई करना होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, ये जो पोर्शन पूरा है आपका पोटेंशियोमीटर है, और इसमें देखिए तारों की संख्या कुछ ज़्यादा दिखाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जितने अधिक तारों की संख्या होगी, लंबाई जितनी अधिक होगी, निश्चित रूप से वह पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उतना ही अधिक सुग्राही होगा। ओके, तो विद्यार्थियों, जब आप ने ये शो कर दिया है, आपके पोटेंशियोमीटर को आपने शो किया है, इसके देखिए संबंधक जो पेच हैं, ये आपका ए पेच है, दिस इज पॉइंट ए, और ये आपका पॉइंट बी हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि बिंदु ए से या पेज ए से जितने भी प्लस सिरे हैं, ये आपका देखिए संचायक सेल है, संचायक बैटरी B1, ये आपका सेल है, दिस इज E1, ये आपका B1 था, E1, ये आपका E2, ये K1 है जो कि प्राथमिक परिपथ में इसको जोड़ना है, हमेशा ऑन रहेगा, और ये E2 है। ओके, ये आपका गैल्वेनोमीटर और ये आपका रियोस्टेट। इतना परिपथ देखिए शो किया गया, इसमें कहीं भी आपका अमीटर शो नहीं किया गया है। तो कहीं यदि आप किसी डायग्राम में अमीटर को देखें तो कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि आपको अमीटर को केवल अपने जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, उसको आपको प्रैक्टिकल में या डायग्राम में कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई होने के लिए जो मेन उपकरण हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो इस डायग्राम में प्रॉपर्ली दिखाए गए हैं। ओके, तो इस प्रकार से संचायक बैटरी, K1, रियोस्टेट, लैग्रांशियन, डैनियल, द्विमार्गी कुंजी, एकल मार्गी, और ये आपका गैल्वेनोमीटर, और सबसे महत्वपूर्ण आपका पोटेंशियोमीटर। बाकी सर्किटिंग मैंने आपको पहले बता दिया है, ऊपर भी प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका काम ये बचता है कि आप जो है इन डायग्राम्स को दिमाग में बैठा लें, और इन डायग्राम को अपने अनुसार कॉपी में इसको बनाएं, रेखा चित्र बनाएं, और ये भी डायग्राम भी आप, ऐसे डायग्राम भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी डायग्राम देखिए एक और शो किया गया है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है, यहाँ भी वही चीज़ें, थोड़ा इसको शो करने का तरीका बदल दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो सप्लायर है, जो मेन संचायक बैटरी है, इस फॉर्म में दिखाया गया है, और ये जो है मेन से जुड़ा हुआ है, AC मेन से। ओके, और ये आपका देखिए लैग्रांशियन, ये आपका डैनियल। ओके, और देखिए दोनों कुंजियों को इस प्रकार से शो किया गया है। हम लोग का जो ऊपर डायग्राम जिसमें एक ही कुंजी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रियोस्टेट शो किया गया है, गैल्वेनोमीटर, और नीचे जो है वो आपका पोटेंशियोमीटर। तो विद्यार्थी, ये डायग्राम आपको जहाँ भी किसी भी फॉर्म में दिखाई पड़े, तो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो आपकी मेन संकल्पना है, उससे आपको दूर नहीं भागना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम चलेगा। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, एक एप्लीकेशन आपका पूर्ण हो चुका है, और मैं अब अगले एप्लीकेशन पे आता हूँ, नंबर 2 एप्लीकेशन, जो कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होगा।
ओके। देन विद्यार्थियों, आवर नेक्स्ट application for the potentiometer is to determine internal resistance of any primary cell। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है किसी भी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो उसके लिए देखिए क्या तरीका है, उसका प्रोसीजर आपको चेक कर लेना है। एक बेसिक परिपथ देखिए शो किया गया विद्यार्थियों, तो इसमें क्या क्या यूज होना है वो आपको समझ लेना है। ओके, तो देखें ये आपका मेन बैटरी दिखाया गया है B1 के फॉर्म में। ये आपका पोटेंशियोमीटर विभवमापी जिसके बिंदु A और B या पेंच A और B देखिए शो किए गए हैं। जो मीटर स्केल के आसपास पेच होगा वो A होगा और इसका जो अंतिम सिरा होगा वो B होगा। ओके, और एक देखिए रियोस्टेट है, अमीटर। अमीटर ना भी शो करें तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, मेन फंक्शन होता है गैल्वेमीटर का। ये बड़ा करके दिखाया गया है। और ये आपका देखिए रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स शो किए गए हैं, कुंजी शो की गई है। बैटरी यहाँ पे ऐसे दिखाई गई है, लेकिन लैब में आपको बैटरी यहाँ पे इस प्रकार से नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पे लेक्लांशे सेल मिलेगा। और आपको लैब में जो है लेक्लांशे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, फिर से हम लोग थ्योरी को थोड़ा चेक कर लेते हैं। और थ्योरी के हिसाब से जो आपका जो मेन सर्किटिंग है प्राथमिक वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। ओके, और जैसा कि मैं आपको नीचे पहले डायग्राम शो कर दूं, और डायग्राम की मदद से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अब ठीक है। देखिए विद्यार्थी, ये डायग्राम आपका शो किया गया है, और इस डायग्राम में आपको किसी दिए गए प्राथमिक सेल और बेसिकली जो सेल मिलेगा आपको लेक्लांशे दिया जाएगा। लेक्लांशे सेल का निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है आपको पहले भी वीडियो नंबर 2 या 3 में बताया गया है, आपको वहाँ से इसको समझ लेना है। और आंतरिक प्रतिरोध किसी भी सेल का एक कमी होती है, एक दोष होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जितना ही कम हो उस सेल उतना ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, डायग्राम आप चेक कर लें। सबसे पहले आप बाईं तरफ को देखें, ये पोर्शन, ये आपका प्राथमिक सर्किट है, प्राथमिक परिपथ शो किया गया है, और जिसमें हमेशा की तरह से एक देखिए एक बैटरी B1, कुंजी K1 और रियोस्टेट RH, इनको पोटेंशियोमीटर के A और B सिरों से श्रेणी क्रम में अटैच किया जाना है। ठीक, ये आपका प्राथमिक सर्किट हो गया है। आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राथमिक सर्किट में कोई बदलाव नहीं करना होता। प्राथमिक परिपथ हमेशा, चाहे वो एप्लीकेशन नंबर 1 हो चाहे एप्लीकेशन नंबर 2 हो, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, प्राथमिक सर्किट में कोई बदलाव नहीं होना है। ओके, अब आप सेकेंडरी में आ जाएं। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे चूँकि एक ही सेल का यूज होना है, ई जो शो किया गया है, ई लेक्लांशे सेल है, इसी का हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो डायग्राम में कुछ चेंज हुआ है। डायग्राम ध्यान दें, बिंदु ए से 2 तार निकल रहे हैं, हालांकि 3 निकल रहे हैं। एक तो ई का प्लस, B1 का प्लस, और रेजिस्टेंस बॉक्स को आपको ए से जोड़ देना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, तब आप परिपथ को बिना किताब खोले, बिना किसी के मदद से अपने आप जोड़ सकते हैं। एक बार फिर समझ लें विद्यार्थियों, ए से क्या क्या जोड़ना है, B1 का प्लस जोड़ना है, ई का प्लस जोड़ना है, लेक्लांशे का प्लस, और प्रतिरोध बॉक्स का जो कोई भी सिरा होगा उसको भी आप ए से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लस माइनस नहीं होता है। ओके, इसे आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है।
तो जब आप इतना अटैच कर लेते हैं विद्यार्थियों, उसके बाद सेल लैग्रांजियन सेल का जो निगेटिव होता है उसको आपको एक कुंजी से भी जोड़ देना, K2 से भी। एक्चुअली ये जो सेल E है और ये जो प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी हैं, ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, है ना। प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 ये दोनों सीरीज में जोड़े गए हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ओके। और उसके बाद E और इनका जो सिस्टम बना हुआ है, E और इनका सिस्टम जो है वो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए विद्यार्थियों, कुंजी K2 का सिरा और E का निगेटिव का सिरा दोनों को हम लोग जोड़ते हैं गैल्वेमीटर से विद शंट लो रेजिस्टेंस। शंट का मतलब क्या है? कम प्रतिरोध का तार। ओके, शंट का मतलब होता है कि जिस तार का प्रतिरोध बहुत ही कम हो उसको हम लोग शंट कह सकते हैं। तो विद्यार्थी देखिए, गैल्वेमीटर से जुड़ गया है शंट। गैल्वेमीटर का जो दूसरा सिरा है वो आपको जोड़ देना है एक जौकी से। अब फिर से जौकी जो है इस कॉन्स्टेंटिन के तार पे स्लाइड करेगा, है ना। और स्लाइड करने के बाद आप जो है दूरी नाप सकते हैं, जो दूरी निकलेगी। एक बार मैं आपको थ्योरी दिखा दूँ विद्यार्थियों। डायग्राम में कोई नया चीज़ नहीं है, बस ये आपको समझना है कि पिछले डायग्राम में दो सेल यूज किए गए थे E1 E2 के फॉर्म में। यहाँ पे दो के स्थान पे एक ही सेल यूज करना है। पिछले वाले डायग्राम में रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं था, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स यूज होना है। पिछले डायग्राम में K2 जो था वो द्विमार्गी कुंजी थी और यहाँ पे K2 जो है वो एकल मार्गी कुंजी है। ओके, तो देखिए विद्यार्थी, ये थ्योरी शो किया गया है। तो पहले थ्योरी देख लें। थ्योरी कुछ नया नहीं है, आपके बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि B1 और E के धन सिरों को A से जोड़ा है, B1 के निगेटिव सिरों को RH और B1 K1 के द्वारा B से अटैच किया गया है। लैग्रांजियन सेल का निगेटिव पोर्शन जो है गैल्वेमीटर से जोड़ा गया है और जौकी से अटैच करना है बाद में। और लैग्रांजियन सेल E के समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक कुंजी प्लग कुंजी K2 लगा देते हैं। ओके, ये तो कनेक्टिंग सिस्टम हो गया। अब आपको चेक करना है कि इसका फंक्शन कैसे होना है, प्रयोग विधि क्या होनी है। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, K1 को तो आपको ऑन कर लेना है और K2 को भी ऑफ करते हैं। K1 को ऑन किया और K2 को ऑफ कर दिया है। और इस अवस्था में जो लेंथ निकलेगी 0.6 में वो L1 हो जाएगी। ओके, तो एक फॉर्मूला बन गया E बराबर KL1, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल होगा सेल का, और K का मतलब है विभव प्रवणता। अब आप सेकेंड चांस में K2 को भी प्लग से अटैच कर देंगे, ऑन कर देना है और रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से प्रतिरोध R लगाते हैं और शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस समय मान लीजिए A से जो लेंथ होगी वो L2 है, तो B बराबर KL2। ओके, दोनों को भाग कर लेना है इक्वेशन सेकेंड और थर्ड मानते हुए, और दोनों को भाग करने के बाद जो है आगे के जो प्रोसीजर्स हैं वो खुलते जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम कर दूं कि एक्चुअली इसमें क्या सिस्टम बनाया गया है। कोई की बात नहीं है विद्यार्थियों। क्या करना है, ये आपको बिल्कुल दुरुस्त कर लेना है। ये K1 को ऑन कर लेना है। प्राथमिक परिपथ में आपने K1 को ऑन करके बैटरी को एक्टिवेट कर दिया है। अब द्वितीयक परिपथ में K2 को ऑफ रखना है। K2 क्या रहेगा? ऑफ, और K1 क्या रहेगा? ऑन। तो इस समय जॉकी का जो स्लाइडिंग होगा A और B का, उससे आपको L1 मिलेगा। ए से नाप लेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद ये शून्य हो गया है। ओके, तो इसकी लेंथ आपको नाप लेनी है। ये देखिए 100 सेंटीमीटर हो गया विद्यार्थियों, ठीक। अब यहाँ से यहाँ कितना हुआ? तो 10, 20, 30, 40, 50 के अंदर ही है, 148 के आसपास।
कितना, लगभग 148 सेंटीमीटर। ओके, लगभग 148 सेंटीमीटर इसका शून्य विक्षेप हो जा रहा है। तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, आपने प्राप्त कर लिया E बराबर KL1। ये फर्स्ट हो गया है, ठीक है। और सेकेंड चांस में आपको K2 को भी ऑन कर लेना है। K1 तो ऑन रहेगा ही हमेशा, K2 को भी ऑन कर लेना है। और K2 को ऑन करने के बाद पुनः जब आप जॉकी को A और B के सिरों के बीच में स्लाइड कराते हैं तो जहाँ पे शून्य विक्षेप आ जाएगा, ओके, जहाँ पे शून्य विक्षेप आ जाएगा वहाँ पे आपको रुक जाना है, वो आपका B हो जाएगा, B बराबर KL2। ओके, K का मतलब विभव प्रवणता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। A को 2 को भाग कर लेना है तो E अपॉन B बन जाएगा। E अपॉन B बराबर क्या बन जाएगा, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। ओके, तो विद्यार्थी ये सब चीज़ें आपको नीचे दिखाई गई हैं और इसी पे आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिएगा फिर से, जब K2 ऑफ है तो उस समय आपका E बन रहा है KL1 के फॉर्म में। K2 को ऑन करते हैं और फिर से जब आप मेजर करते हैं A से दूरी L2 के फॉर्म में तो B बराबर KL2 बन जाता है। दोनों को भाग कर लेना है तो E अपॉन B बराबर L1 अपॉन L2 इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में आ जाता है। ओके, E अपॉन B की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आपको देखिए ध्यान देना है कि परिपथ में देखिए इसमें विद्यार्थियों एक R का भी कॉलम है, क्वेश्चन बॉक्स भी शो किया गया है। ओके, तो अभी हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसमें कैपिटल R का भी यूज हो ताकि आप स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो उद्देश्य है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो आपने E अपॉन V निकाल लिया L1 अपॉन L2 के फॉर्म में। और थोड़ा आप थ्योरी समझ लें कि यदि दिए गए सेल का वैद्युत वाहक बल E वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R हो और बाह्य प्रतिरोध R ओम, कैपिटल R, तो ओम का नियम D इक्वल टू वाई आर, E इक्वल टू वाई आर होता है, तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से E इक्वल टू आई आर प्लस R इक्वेशन नंबर 4 बना दिया है। प्रतिरोध R के सिरों पे विभवांतर निकाल लीजिए ओम के नियम से, B इक्वल टू वाई आर, ये E है और ये B है, इन दोनों को भाग कर लेना है, E अपॉन B प्राप्त कर लेंगे। तो E अपॉन B देखिए इस प्रकार से बन गया है, E अपॉन B इक्वल टू R प्लस R अपॉन कैपिटल R, दो पार्ट में ये बन जाएगा। ओके, 1 को उधर ले जाएंगे तो R अपॉन कैपिटल R की वैल्यू ये बन जाती है। तो स्मॉल r की वैल्यू देखिए यहाँ से बन गया है इक्वेशन नंबर 6 के फॉर्म में। ओके, देखिए विद्यार्थियों एक इक्वेशन ऊपर बनाया था, इक्वेशन नंबर 3 क्या था, वो था E अपॉन B बराबर L1 अपॉन L2। ओके, तो आपको यहाँ चेक कर लेना है कि जब आपका E अपॉन B यहाँ से हटेगा, E अपॉन B जब यहाँ से हटता है, इक्वेशन 3 ऊपर था, अच्छे देखिए यहाँ बना हुआ है, कंपेयर करना है, भाग करना है दोनों को, E अपॉन B हटा के, तो R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ओके, तो अब जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रतिरोध निकालेंगे उसकी वैल्यू देखिए इसमें दिखाई गई है। K2 ऑफ है, L1 मिला है, K2 ऑन है, L2 मिला है, और ये सारी वैल्यू इसमें शो की गई हैं। ओके, मतलब यदि हम इस फॉर्मूले में सूत्र में L1, L2 और R इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ये थ्योरी आपकी हो गई है अगले एप्लीकेशन की, जो कि पोटेंशियोमीटर का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप किसी दिए गए प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। और निश्चित रूप से कैपिटल R ये और E अपॉन B माइनस 1 ये फॉर्म है, या R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1,
ठीक है। तो किसी फॉर्म में हो सकता है, और इनमें जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको कैपिटल आर की वैल्यू भी रखते हैं, उसके बाद आपको स्मॉल आर की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी ये आपका आज के लिए थ्योरी दोनों एप्लीकेशन के फॉर्म के बाद देखिए डायग्राम भी शो किया गया है। लैब में आपको कुछ ऐसा ही डायग्राम शो किया जाएगा, आपको ऐसी कनेक्टिंग प्रोसीजर अपनानी पड़ेगी। ओके, और मैं आपको फिर बता दूं कि अमीटर का कोई काम नहीं रहेगा, अमीटर का यूज नहीं करना है, बल्कि आपको केवल गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स इन सबको यूज कर लेना है। तो ये जो बस दिखाया गया ये आपका पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, दिस इज द संचायक बैटरी, ये जो दिखाया गया है कोने में ये आपका लैग्रांज सेल, ये शायद अमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर शो किया गया है। ठीक है, इसका यूज़ तो नहीं करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करना है इसमें। रेजिस्टेंस बॉक्स शो किया गया है। ठीक है, और फिर देखिए डायग्राम शो किया गया विद्यार्थियों, तो कुछ नया नहीं है, इसको भी आप देखते रहिएगा। ये आपका देखिए संचायक बैटरी या जो भी संचायक सेल वो यहाँ दिखाया गया है। ये आपका प्राथमिक सेल लैग्रांज सेल, गैल्वेनोमीटर, ये आपका पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, कुंजी K1, कुंजी K2 ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, और रियोस्टेट देखिए सब शो किया गया है ये। अब विद्यार्थियों लास्ट टॉपिक देखिए बचता है हम लोग का, और लास्ट टॉपिक ये है कि अब हम लोग को चेक करना है कि व्हाई द पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर ओवर वोल्टमीटर, क्यों वोल्टमीटर की अपेक्षा पोटेंशियोमीटर या विभवमापी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने पूरा जो चैप्टर पढ़ा है वो पोटेंशियोमीटर का देखा हुआ है, जितने भी टॉपिक आपने जितने भी एप्लीकेशन पढ़े हुए हैं वो सारे एप्लीकेशन आपके पोटेंशियोमीटर के हैं। तो पोटेंशियोमीटर में कुछ निश्चित रूप से मेरिट्स के पॉइंट्स होंगे, कुछ खास बात होगी, तभी इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। ओके, निश्चित रूप से इसमें जो गलतियाँ होती हैं बिल्कुल कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं। तो पॉइंट हम लोग चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों कि जब आप किसी वोल्टमीटर से सेल का विद्युत बल नापते हैं तो वोल्टमीटर सेल से कुछ न कुछ धारा ले लेता है, और सेल खुले परिपथ में नहीं रहता है, उसका होता है विभव पतन, और जिससे जो वोल्टमीटर सेल का टर्मिनल विभवांतर पड़ता है, जिससे उसका जो मान होगा विद्युत भाग बल से कम होता है। एक फॉर्मूला आपने विद्यार्थियों देखा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E=V+IR। ओके, जब हम बात करते हैं वोल्टमीटर की तो निश्चित रूप से V=E-IR। ओके, अब आप चाहते हैं कि आप दो बिंदु के बीच का विभवांतर नापें और वो विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो। ओके, तो ये संभावना तभी होगी जब या तो I का मान 0 हो यहाँ से, ओके, या फिर R का मान 0 हो। I का मान 0 होने का मतलब है कि परिपथ में धारा का प्रवाह ही ना हो, और R का मान किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता है। ओके, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा कुछ न कुछ वैल्यू के साथ में होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वोल्टमीटर में यही कमी होती है कि जब आप परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो वोल्टमीटर जो होता है सेल से कुछ न कुछ धारा ले लेता है, जिससे वो एक्चुअली ई का मान नहीं दिखाता है बल्कि वी दिखाता है, क्योंकि वी इक्वल टू होता है E-IR। क्योंकि IR क्या है, ये है विभव पतन, विभव में पतन होता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस R की वजह से, और जिसकी वजह से वो विभवांतर पड़ता है, न कि विद्युत वाहक बल। ओके, अब निश्चित रूप से जो V का मान निकलता है वो E के मान से कुछ कम निकलता है, जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों। पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो मेन टारगेट होता है, जो मेन गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो शून्य विक्षेप की अवस्था होती है। ओके,
और आपको मालूम है कि जब शून्य विक्षेप की अवस्था की हम बात करते हैं तो सेल के परिपथ में कोई भी करंट नहीं बहती है, अर्थात सेल होता है खुले परिपथ पे। ओके, अब सेल अगर खुले परिपथ में है तो निश्चित रूप से पोटेंशियोमीटर से सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर या आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए शो किया गया विद्यार्थियों, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था अभी कि यदि आप बात करते हैं E = V+IR की, तो वोल्टमीटर से कभी भी I का मान या R का मान शून्य पॉसिबल नहीं है वोल्टमीटर में। लेकिन जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है विभवमापी, उसमें हम लोग बात करते हैं शून्य विक्षेप की अवस्था। शून्य विक्षेप की अवस्था में क्या होता है कि उस परिपथ में करंट का फ्लो नहीं होता है, और जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो V का मान होगा वो E के मान के बराबर हो जाता है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो निश्चित रूप से उस सेल के विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक आदर्श जो वोल्टमीटर होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होना चाहिए। ओके, एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर या आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है पोटेंशियोमीटर। एक तो मेरिट का पॉइंट देखिए ये हो गया विद्यार्थियों, एक प्लस पॉइंट ये हो गया है आपका पोटेंशियोमीटर का। और नंबर 2 देखिए एक और पॉइंट दिखाया गया है, और इसमें कहता है कि वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर नापने के लिए आपको वोल्टमीटर के संकेतक का विक्षेप पढ़ना पड़ता है। कितना विक्षेप हुआ है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, कितनी सुई जो है आगे पीछे गई है, वो आपको वो देखना होता है। और निश्चित रूप से जब आप विक्षेप पढ़ते हैं तो विक्षेप के पढ़ने में कोई न कोई त्रुटि हो जाती है, तो एक कमी है ये। जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर में आप पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल या विभवांतर नापते हैं तो आपको शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करनी होती है, जिसमें गलती होने का चांस काफ़ी हद तक बहुत कम या ना के बराबर होता है। ओके, तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस प्रकार से एक जो पोटेंशियोमीटर होता है वो वोल्टमीटर की अपेक्षा बेटर माना जाता है। उसके जो मेरिट्स हैं वो आपने देखा 2 पॉइंट्स के रूप में। पहला पॉइंट अभी आपने ऊपर देखा, सेकेंड पॉइंट ये हो गया है, इसको आपको भली भांति पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों आपको थोड़ा ये भी मालूम होना चाहिए कि कैसा दिखता है एक वोल्टमीटर। कई विद्यार्थियों को ज्ञात होगा, तमाम विद्यार्थी केवल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि वोल्टमीटर कैसा होता है। तो देखिए विद्यार्थी, ये जो डायग्राम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये वोल्टमीटर का है। ओके, ये जो डायग्राम शो किया गया है ये वास्तव में एक वोल्टमीटर का शो किया गया है। लैब में भी आपको ऐसे ही होगा, दर्शन होंगे। बस ये कि जो खाँचे हैं 0 से 30 की जगह पे 0 से 10 हो जाएगा, 0 से 3 वोल्ट हो जाएगा, या 0 से 5 वोल्ट हो जाएगा, ये संभावना हो सकती है। ओके, अब आप खुद समझिए कि जब आपको वोल्टमीटर से कोई रीडिंग पढ़नी होगी, मान लीजिए सुई यहाँ पे आ गई, संकेतक यहाँ पे आ गया। ओके, मान लीजिए संकेतक यहाँ पे आ गया है, अब आपसे उसको पढ़ना है, तो निश्चित रूप से पढ़ने में दिक्कत हो सकती है कि ये पता नहीं 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7 और 8 के बीच में है, कौन सा खाना है ये, 7वां है कि 8वां, देखिए है कि नहीं। अब आपको ये चेक करना है कि पता नहीं ये 7वां खाना है कि 8वां खाना है। ओके, उसके लिए पहले आपको इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, अल्पतमांक। जब आप अल्पतमांक निकालना सीख जाएंगे तो आप निश्चित रूप से जो है इसका मान भी चेक निकाल सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थी हम लोग लगे हाथ थोड़ा लिस्ट काउंट भी निकाल लेते हैं, अल्पतमांक भी निकालना हम लोग को आना चाहिए कि इस वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा, वो चीज़ हमें आनी चाहिए। लिस्ट काउंट का मतलब है कि
कम से कम मापन, मिनिमम कितना मेजरमेंट हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट, वो होता है अल्पतमांक। तो यदि हमें चेक करना है तो ध्यान दें, आप देख सकते हैं कि 0 से 10 वोल्ट दिखाया गया है। ओके, 0 से कितना, 10 वोल्ट, और 10 खाने हैं। कितने खाने बने हैं, 10। तो हम लोग लिखते हैं कि 10 वोल्ट बराबर 10 खाने। ओके, तो 1 वोल्ट, या ऐसे आप ना करें, बल्कि आप ये लिखें कि 10 खाने, 10 खाने बराबर 10 वोल्ट, सिंपल। तो एक खाना बराबर 1 पार्ट इक्वल टू 10/10, मतलब 1 वोल्ट। ओके, ये तो सिंपल तरीके से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे कुल 10 खाने ही बनाए गए हैं, और 10 खाने 10 वोल्ट, एक खाना 1 वोल्ट। कभी कभी होता है कि 0 से 3 वोल्ट बनाया गया, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कितने खाने बने, और फिर उसमें थोड़ा अलग सिस्टम हो जाता है। विद्यार्थी, आपने चेक कर लिया है 1 वोल्ट मीटर। ओके, और इस प्रकार से आपका ये जो आज का थ्योरी का पार्ट था वो लगभग समाप्ति की ओर है। कि आपका वोल्ट मीटर, जो कि आपने भाग 6 के क और ख दोनों खंडों के वीडियोज़ के माध्यम से सीख लिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अब मेन आपका काम ये बचता कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, डायग्राम को बार बार देखें, समझें, और स्वयं बनाने का प्रयास करें। ओके विद्यार्थी, जब तक आप डायग्राम स्वयं नहीं बनाएंगे, आप दूर होंगे अपनी सफलता से। आप डायग्राम को अपने आप बनाइए, कई बार बनाइए, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लैब में भी जो है सफल हो, और वहाँ भी आपका जो पाठ्यांक हो बिल्कुल सही निकले, प्रमाणिक मान के बहुत ही नज़दीक निकले। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैं अध्याय 3 के वैद्युत धारा के जितने भी थ्योरी थे, आज उनका मैं समापन करता हूँ, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अध्याय 3 आपका अच्छी प्रकार से तैयार हो, ताकि बोर्ड में जो भी इसके सवाल, इसके अंतर्गत सवाल पूछे जाएं, आप सभी का सटीक आंसर दे पाएँ, संपूर्ण आंसर दे पाएँ, और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के बाद नंबर प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। सभी वीडियो आपने देखे हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।